हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट लोग ने एटम्स का मॉडल देने की कोशिश की थी। उसमें सबसे पहले आया था थॉमसन मॉडल, उन्होंने उसको प्लम बॉडी मॉडल्स कंपेयर किया। उसके बाद उसमें कुछ रिजेक्शंस हुए थे, ठीक है, कुछ उसमें पॉजिटिव पॉइंट थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। उसको करेक्ट करते हुए दूसरे साइंटिस्ट आए, रुदरफोर्ड मॉडल हमने डिस्कस किया। उसके अंदर हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, ठीक है, एक दो फॉर्मूले उसके ऊपर आते थे, वो भी देखा हमने। फिर उसके बाद हमने सीखा बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स कि बोर्स ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए, जो कि मतलब इन दोनों साइंटिस्ट कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, जो कि ज़्यादा वर्किंग था और ज़्यादा फिनोमेना एक्सप्लेन कर पा रहा था। बोर्स के पोस्टुलेट हमने देखा, बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स के क्वांटाइजेशन कंडीशन जो कि mvr = nh/2π के ऊपर से हमने एटम का रेडियस निकालना सीखा, कैसे एनर्जी निकालते हैं, कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं, ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, ठीक है। तो उसी के आगे से हम आज का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या क्या होते हैं, बोर्स का लिमिटेशन क्या क्या होता है और बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन को एक्सप्लेन करने वाला जो कि एटम जो है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर भी दिखाता है, तो कैसे हम उसको बोर्स से क्वांटाइजेशन कंडीशन से रिलेट कर सकते हैं, वो सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी नहीं समझ पड़ा तो कोई बात नहीं, आप लेक्चर को ध्यान से देखो, सब समझ पड़ जाएगा एंड होते होते, ओके। तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था उसको 2 मिनट का रिकैप लेते हैं, बिकॉज उसके आगे हम आज बढ़ने वाले हैं। हमने क्या देखा था, हमने बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन देखा था। क्या? बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π है, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr = इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, मतलब h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, वेयर n क्या है? इंटीजर है अपना, ठीक है। तो mvr = nh/2π, n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, कुछ भी। तो हमारा बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन था। और एक और कंडीशन हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स से कंपेयर करके जो है अपना एक दूसरा फॉर्मूला निकाले थे। क्या? mv²/r, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा था कि हमारा जो Fc = क्या था? F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे mv²/r = kq1q2/r², हमारे पास ये फॉर्मूला था। और इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरह लिखते हैं, mv²/r = k की जगह पे 1/4πε0। अब यहाँ पे Q1 और Q2 क्या था? Q1 और Q2 एक तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था और एक चार्ज ऑफ न्यूक्लियस था, ठीक है। एक तो हमारा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और एक हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, वो तो हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, हमको पता है। और न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर टोटल Z प्रोटॉन्स होते हैं और हर प्रोटॉन का चार्ज होता है E। न्यूट्रॉन्स भी होते हैं पर न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, तो न्यूट्रॉन कोई काम है नहीं। न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन्स होते हैं? Z प्रोटॉन्स, Z एटॉमिक नंबर होता है, उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है इसका? Z × E, और इसका होता है E। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, Q1 हो जाएगा E, Q2 हो जाएगा ZE, ठीक है। फोर्स के अंदर विद साइन ही रखना होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, लेकिन यहाँ पे ई रखना होता है। फोर्स हम लिख रहे हैं, हम जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तब विद साइन लिखते हैं, ठीक है। r², ये हो जाएगा अपना r²। तो हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया था। इसको अगर अच्छे से लिखूँ तो mv²/r = क्या आया था? Ze²/4πε0r²। तो ये नंबर 2 फॉर्मूला है हमारे पास, एक ये और ये किए, ठीक है। एक हमारे पास ये फॉर्मूला है और एक हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इन दोनों फॉर्मूला की मदद से हमने डिफरेंट टर्म्स निकाले थे। इन दोनों फॉर्मूला यूज कर करके हमने डिफरेंट टर्म्स निकाले थे। हमने क्या किया था? इन दोनों को स्क्वायर करके डिवाइड किया था, हमको रेडियस मिला था। हमको क्या मिला था? रेडियस, आपको याद हो तो इसको आगे लिखो तो, ठीक है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया था? याद हो आपको तो 0.539 × n² / z एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, इसका यूनिट किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। हमारे पास ये रेडियस आता है 0.539 n²/z, वेर n क्या है, नंबर ऑफ शेल दिखाता है, ठीक, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है। जैसे n = 1 हो, n = 2 हो, n = 3 हो, उसी हिसाब से यहाँ पे n डिफाइन करते हो। z क्या है, एटॉमिक नंबर, कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो आप। जैसे हाइड्रोजन हो तो 1 होगा, हीलियम हो तो 2 होगा, लिथियम हो तो 3 होगा, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला है, ठीक है, रेडियस। और उसके बाद हमने क्या दिखा था इसके अंदर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा था हमने, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन nth ऑर्बिट, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, c/137 इंटू z/n, आपको याद हो तो, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता था ना कि 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर/सेकेंड। तो वो फॉर्मूले को हम c/137 में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये वेलोसिटी का निकल के आया था, ओके, c/137 z/n मीटर/सेकेंड। तो रेडियस, वेलोसिटी, और लास्ट में हमने एनर्जी की बात की थी, आपको याद, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। हमने अब तीसरी कौन सी बात की थी, एनर्जी की, उसको देख लेते हैं हम। तो बस ये मैंने 3 चीज़ आपको याद रखने बोला है, एक रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। उसके सिवा आपको कुछ याद हो या ना हो, उसके ऊपर से हम सारे फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी की अगर बात करूं तो टोटल एनर्जी हमारे पास निकल के आती थी -13.6 z²/n²। n²/z² मत लिख देना, उल्टा मत लिख देना, ठीक है। और ये हमारे आंसर आती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या है, टोटल एनर्जी नेगेटिव थी इलेक्ट्रॉन की। मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक बाउंडेड सिस्टम है, आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव है। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी पॉजिटिव नहीं हो सकती। अगर पॉजिटिव होगा मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं। जब तक बाउंडेड न्यूक्लियस, जब तक उसका मतलब जो है न्यूक्लियस उसको बाउंड रखा हुआ है, तब तक जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, उसकी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया था। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव आती थी, पॉजिटिव 13.6 इंटू z²/n²। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, याद रखना। टोटल एनर्जी पूछा नेगेटिव आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो उसका आंसर 2 टाइम्स ऑफ मतलब टोटल एनर्जी, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स आती है और नेगेटिव आती है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव आ रही है, बाकी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों नेगेटिव आ रही है, ठीक है। ये आंसर किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अच्छा, इसको अगर जूल में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा जो टोटल एनर्जी है, इसको अगर जूल में लिखना हो तो -2.18 इंटू 10⁻18, ठीक है, 10⁻18 z²/n² जूल। क्लियर है। तो जूल के अंदर भी हम एनर्जी लिख सकते हैं इस तरह से। लेकिन जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं ये सब बहुत ही छोटे वैल्यूज वाले सिस्टम होते हैं, उसके अंदर जनरली हम किस में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जनरली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो ही सही है। क्लियर है। तो हमने ये 3 फॉर्मूला देखा था। अब देखो कैसे ये 3 फॉर्मूले की मदद से हम दूसरे सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। आपको 3 बाजार रखना है। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, n²/z। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, n²/z। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, z/n। और एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, z²/n²। बस प्रोपोर्शनलिटी की मदद से हम सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम में क्या होता है, जनरली देखो ये सब फॉर्मूले वैल्यूज वाइज आते हैं, मतलब कि एनर्जी, वेलोसिटी और ये रेडियस वगैरह हैं, इसमें जो है मतलब कि आपको जो है वैल्यूज वाइज फॉर्मूला पूछते हैं। लेकिन दूसरे जो टर्म्स होते हैं ना, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम या ऐसा बोलो लीनियर मोमेंटम, इसके अंदर आपको जो है मतलब वैल्यूज वाइज नहीं पूछते कि भाई वो n² z² वो सब जो वैल्यू है उसको पुट करने नहीं बोलते, सीधा आपको रेशियो पूछते हैं। 2 एलिमेंट का बोलेंगे, भाई एक एलिमेंट है जिसका सेकंड ऑर्बिट के अंदर इतना मोमेंटम है और दूसरा एलिमेंट जिसका फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इतना मोमेंटम है, दोनों का रेशियो निकालो। तो जनरली हमको सिर्फ प्रोपोर्शनल किसके है ना वही पता होना चाहिए, बाकी जो कांस्टेंट की वैल्यू उसको जानने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या पता है कि जो रेडियस है किसके प्रोपोर्शनल है, वो n²/z के प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, z/n के, और एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, z²/n² के। ठीक है। बस हमको प्रोपोर्शनलिटी पता होना चाहिए, मतलब कि ये तीनों का तो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, लेकिन बाकी सब हम डिराइव करेंगे, उसमें वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है ना वही पता हो तो आपको इनफ है उसका। जैसे एग्जांपल बात करें, सबसे पहले बात करता हूँ टाइम पीरियड की।
टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको कितना टाइम लगेगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ये रेडियस r है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी v है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा पूरा 2 पाई r सर्कमफरेंस भाई, एक रेवोल्यूशन करने में इन 1 रेवोल्यूशन लिख दो यहाँ पे, इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2 पाई r और उसकी स्पीड कितनी है v, तो हमारे पास ये टोटल टाइम लगेगा। आपको अब जो है आपको जो कांस्टेंट है उसको ध्यान नहीं देना है। अब बोलोगे टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, बताओ टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर बाय z के, तो n स्क्वायर बाय z। और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है z बाई n के। तो जो टाइम पीरियड होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा n क्यूब अपॉन z स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल होगा वो, n क्यूब अपॉन z स्क्वायर का। अब बोलोगे ये सब क्यों करा रहा हूँ मैं, तो कभी भी एग्जाम में आपको 2 एलिमेंट का टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया हीलियम है, जैसे बोला कि हीलियम है He+, वो सेकंड ऑर्बिट में है, ठीक है, हीलियम है जो कि सेकंड सेल में है, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम है जो कि फर्स्ट सेल में, एग्जाम्पल ऐसे ही। तो दोनों में टाइम पीरियड का मतलब रेशियो क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। कैसे निकालोगे, हीलियम है तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा कि z इक्वल टू हो जाएगा 2, और सेकंड सेल की बात की है तो n इक्वल टू हो जाएगा 2। हाइड्रोजन है तो z इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1। और फर्स्ट सेल की बात की है तो n इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप रेशियो ले सकते हो सिंपली, है ना। तो आप कुछ भी रेशियो पूछ सकते हैं, आपको निकालना कैसे, आपको सिर्फ पता होना चाहिए किसके प्रोपोर्शनल है। देखो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला था, हमको बताइए, आपको रटना नहीं है। आप रटोगे ना अगर n क्यूब बाय z स्क्वायर तो भूल जाओगे आप, लेकिन तरीका याद रखोगे ना कि टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई r बाई v, उसके ऊपर से आप प्रोपोर्शनलिटी निकाल के आंसर निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया टाइम पीरियड की बात। ऐसे और भी टर्म्स होते हैं, जैसे एक टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं हम, ठीक है। एक टर्म क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है वो भी देख लेते हैं, वो किसके हो जाएगा m। देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है mvr। अब v और r हमको पता ही है, तो v और r हम पुट कर सकते हैं। देखो v की वैल्यू क्या होगी z बाई n, r की वैल्यू क्या होगी n स्क्वायर बाई z, है ना। मास तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट को देखना ही नहीं है अभी। तो यहाँ से 1 से n कैंसिल, z से z कैंसिल, तो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है इक्वल टू n। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा n के। तो ऐसा आप किसी भी फॉर्मूले का निकाल सकते हो आप। जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, मान लो लीनियर मोमेंटम पूछा, तो लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m इंटू वी, है ना। m इंटू वी होता है लीनियर मोमेंटम। मास तो कांस्टेंट, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है z बाई n के, तो लीनियर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा z बाई n। सिंपली ऐसा किसी का भी निकाल सकते हो आप। जैसे और देखते हैं एग्जाम्पल, ओके, और देखते हैं एग्जाम्पल। इसको हटा दे तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा। ओके, मान लो 4th क्वेश्चन देता हूं। चलो हमने एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम देख लिया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कि इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स से बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। तो देखो हमको वी, आर और ई के टर्म में निकालना है जनरली। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वी पता है हमको, आर पता है, उससे हम निकाल सकते हैं। देखो वी किसके प्रोपोर्शनल है z बाई एन, तो z बाई एन का होल स्क्वायर अपन आर किसके प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर बाई जेड के। तो उसके ऊपर से निकाल सकते हो ना आप, ये हो जाएगा z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बाई जेड। देखो आप सारे फॉर्मूले याद नहीं रख सकते, लेकिन आपको इस तरीका पता होगा तो आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो इसके ऊपर से। यहाँ से क्या हो जाएगा जेड क्यूब बाई एन स्क्वायर, जेड क्यूब बाई एन स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा जेड क्यूब बाई एन स्क्वायर से। इस तरह निकाल सकते हो। जैसे और देखते हैं हम, और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। इसके अंदर हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो कि होता है ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है वी बाई आर। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है वी बाई आर। तो वेलोसिटी किसका प्रोपोर्शनल है जेड बाई एन। रेडियस किसका प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर बाई जेड। तो यहाँ से हो जाएगा ना जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। कुछ भी पूछा आपको, फ्रीक्वेंसी पूछा हो तो फ्रीक्वेंसी पूछा हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का हमने निकाल ही लिया है 2 पाई आर बाई वी करके, हमने टाइम पीरियड का निकाला, उसका उल्टा हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब।
नहीं तो टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करके फिर से निकाल सकते हो, ठीक है। वो तो मैं डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे z²/n³। तो प्रोपोर्शनल किसके ऐसे आप निकाल सकते हो, ऐसे 6 हो गए। और एक होता है जो कि होता है ऑर्बिटल करंट, ठीक है। तो इसको हटा के देखो, ऑर्बिटल करंट निकाल के दिखाता हूँ आपको। एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल करंट, तो उसको देखते हैं हम। बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके ऊपर ऑर्बिटल करंट बनता है। तो ऑर्बिटल करंट क्या होता है, तो हमको पता है I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q/T। I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। Q क्या होता है, चार्ज, और T क्या होता है, टाइम। अब चार्ज तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, टाइम चेंज कर रहा है यहाँ पे। चार्ज तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, E, और टाइम कितना है, T। अब ये तो कांस्टेंट ही है ना इलेक्ट्रॉन के लिए, टाइम चेंज कर रहा है। और टाइम हमको पता ही है क्या होता है, ठीक है। टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेम 1/टाइम का ही आ रहा है, 1/, E तो कांस्टेंट है ना, तो 1/टाइम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v, या तो देखो 1/टाइम का क्या आ रहा है, z²/n³, z²/n³। ऐसा आप किसी का भी निकाल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जांपल लेने की कोशिश की है। तो कोई भी आपको एग्जांपल है उसका फॉर्मूला रिकॉल करो v और r के टर्म में, उसके ऊपर से आप जो है उसका रेशियो करके निकाल सकते हो। लेकिन आपको वेलोसिटी का, रेडियस का और एनर्जी का, ये 3 डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, उसके ऊपर से तो आप निकाल सकते हो किसी का भी। चलो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। तो कोई भी रेशियो वाला क्वेश्चन है वो तो आप कर लोगे ना। हम इसके अच्छे क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड में करेंगे, ठीक है। कैसे रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे। चलो ओके, तब हम बात कर देते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के अंदर हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास निकल के। देखो एनर्जी लिखो, समझ लेना टोटल एनर्जी। जब तक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करूँ ना, तो कभी भी आपको एनर्जी लिखा होगा आपको समझना है कि टोटल एनर्जी पूछा है। अगर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पूछना होगा ना तो स्पेसिफाई करेंगे। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन या देखो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करूँ, मतलब टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में अगर एनर्जी लिखा हो तो मान लेना टोटल एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है इसका, -13.6 z²/n², क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है। तब इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सेल के निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड स्टेट की। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राउंड स्टेट की। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी बताओ। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, n = 1। ध्यान रखना, जो n = 1 होता है ना उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। n = 1 होता है उसको कौन सा स्टेट बोलते हैं हम, ग्राउंड स्टेट। तो उसकी एनर्जी क्या होगी, z = 1 तो है ही। देखो हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो z = 1 ही होगा। तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या निकल के आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो z और n की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये निकल के आ जाएगी। अच्छा n = 2 बात करूँ तो n = 2, देखो जो n = 2 होता है ना उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n = 2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसको एक्साइटेड स्टेट क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन n = 1 पे होता है ना सबसे स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन जो n = 1 स्टेट में होता है सबसे स्टेबल होता है। अगर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 में जाता है ना तो एक्साइट हो जाता है, मतलब ऐसे ऐसे घूमने लगता है। समझ रहे हो ना, एक्साइटेशन मतलब क्या होता है। n = 1 में इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल होता है। जैसे आगे बढ़ते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन जो उसकी स्टेबिलिटी जो है कम होती जाती है। क्लियर है, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के नज़दीक है उतना स्टेबल है, उसको निकालना उतना ही मुश्किल है। भाई कोई चीज़ स्टेबल है वो हमेशा चाहता है कि मैं स्टेबल रहूँ, तो उसको निकालना मतलब उतना ही मुश्किल होता है। और कोई बहुत अनस्टेबल है, भाई निकलना ही चाहता है यहाँ से, न्यूक्लियस से मेरे को जाना है यहाँ से, तो उसको निकालना बहुत ही आसान है। क्लियर है ना बात। तो n = 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n = 1, n = 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड। तो उसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, n = 2 पुट करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा। देखो एनर्जी = -13.6 z की वैल्यू तो 1 ही है, n = 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला निकल के आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको डिवाइड करो क्या आ जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सब बहुत कॉमन वैल्यूज होती हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद ही हो जाएगा। ओके, n = 3 को क्या बोलते हैं हम, n = 3 को बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सॉरी n = 3 को क्या बोलते हैं हम, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या निकल के आती है, एनर्जी = -13.6
Z की वैल्यू तो 1 है और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कॉमन वैल्यूज हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है, n = 4 जो कि हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब बोलोगे इतना सारा क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसको भी आगे समझना है हमको, इसलिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो हो जाएगा -13.6 इंटू 1/16। इसको सॉल्व करोगे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से n = 5 के लिए, ओके, यहाँ पे n = 5 के लिए लिख देता हूँ। n = 5 के लिए एनर्जी कितनी आ जाएगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे मतलब कि हाइड्रोजन के अलग अलग लेवल के लिए ऐसा आप किसी एलिमेंट के लिए निकाल सकते हो। देखो ये सब वैल्यू जो है ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। अब लिथियम के लिए निकालोगे तो यहाँ पे क्या Z लिथियम है ना, Z = 3 पुट करोगे। ठीक है, हीलियम के निकालोगे Z = 2 पुट करोगे, उसके हिसाब से वैल्यूज निकालोगे। लेकिन जो बोर्स एटम्स होता है जनरली क्या हाइड्रोजन एटम के बारे में, हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो अभी मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, बाकी आप किसी के लिए भी लिख सकते हो। जनरली हर बुक में हाइड्रोजन के एटम एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए मैं हाइड्रोजन एटम समझा रहा हूँ। ओके, बाकी सारी कहानी वैल्यूड है कोई भी एटम के लिए। तो यहाँ पे चलो अब ड्रॉ करते हैं हम एनर्जी का डायग्राम। देखो आपको ये बात बताना चाहिए कि मतलब देखो ये सब जो n = 1 है, देखो इसकी एनर्जी कितनी आ रही है, -13.6, मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल है। ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जितने लोअर एनर्जी लेवल में होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, देखो लोअर, क्योंकि ये जो वैल्यू है नेगेटिव में -13.6 है, मतलब क्या है कि सबसे कम वैल्यू है ये। ठीक है, नेगेटिव में देखो मैग्नीट्यूड देखो 13.6, लेकिन नेगेटिव मतलब क्या है कि वैल्यू सबसे छोटी है। ठीक है, सबसे लोअर एनर्जी है। उससे ज़्यादा एनर्जी क्या है 3.4, उससे ज़्यादा एनर्जी क्या है 1.51, उससे ज़्यादा एनर्जी क्या है 0.85। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब n = 1 से लेकर 2, 3, 4 में जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है अलग अलग सेल के अंदर। ठीक है, क्या बढ़ती है, एनर्जी इंक्रीज करती है। समझ रहे हो ना। तो देखो कैसे अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो लेवल ड्रॉ करता हूँ मैं अलग अलग। मान लो मेरे पास यहाँ पे लेवल्स हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, मान लो n = 1 है जो कि है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, इस तरह से हायर एनर्जी लेवल पे बढ़ रहा हूँ। हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, n = 1। इसको बड़े में ड्रॉ करते हैं, थोड़ा इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से रफ करके थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे से ऊपर मूव कर रहा हूँ, मतलब क्या है कि मैं हायर एनर्जी लेवल में मूव करूँगा। हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले n = 1 की बात करूँ तो यहाँ पे जो n = 1 है ये अपना क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ये अपना क्या है, ग्राउंड स्टेट। और इसकी एनर्जी क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी क्या है, -13.6। अब उसके बाद हम n = 2 पे आते हैं। देखो n = 2, तो कि ये क्या है अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसमें एनर्जी क्या आई थी अपनी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख रहे हो पहली बार देखो एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है, -3.4। और दूसरी बार पता है हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 1.51। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है ना इन दोनों बीच में डिफरेंस, देखो इनके डिफरेंस बीच में डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन। 13.6 - 3.4 करोगे तो 10.2 के आसपास आएगा। उसके बाद 3.4 - 1.51 करोगे ना तो एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है। मतलब क्या है कि इस बार एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा पहले का कंपैरिजन में। ठीक है, और ये हमारे पास n = 3 है, तो n = 3 पे एनर्जी कितनी आती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद थोड़ा और कम हो जाएगी एनर्जी का डिफरेंस, तो n = 4 पे एनर्जी क्या आ जाएगी, n = 4 पे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद n = 5 पे और भी कम हो जाएगी, तो n = 5 लिखता हूँ यहाँ पे, और उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी,
-0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ऐसे आप आगे लिख सकते हो। तो ध्यान से देख रहे हो ना, जैसे जैसे मतलब n = 1 2 3 4 5 बढ़ रहा हो ना, वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस देखो, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कितना है, निकाल के देखो, 3.4 - 1.51 अप्रॉक्सीमेटली 1.9 के आसपास आ जाएगा। तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। उस हिसाब से 1.51 माइनस 0.85 कर लो, 0.85 कर लो, तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, 0.66 आ रहा है, देखो 1.66 आ रहे हैं, नहीं हाँ 0.66 आ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.66। तो सारी निकालने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना देख रहे हो। जैसे जैसे हम n = 1 2 3 जा रहे हैं ना, तो एनर्जी का डिफरेंस जो है कम होता जा रहा है, एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस स्टेट में ना n = 1 ग्राउंड स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल है। तो होता क्या है, देखो समझते हो, एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर है, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे कि n = 1 ड्रॉ किया मैंने, और ये n = 2 है, मान लो n = 3 है, ठीक है। ये क्या है अपना n = 1, ये क्या है अपना n = 2, और ये क्या है अपना n = 3। मान लो यहाँ पे एनर्जी जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे एनर्जी जो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे एनर्जी जो है -1.51। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन जो है n = 1 पे है, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, जो कि मतलब इस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, मतलब कि इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी, -13.6। तो ये इलेक्ट्रॉन के पास भी इतनी एनर्जी होगी। अब क्या पता है, अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी दें, देखो इलेक्ट्रॉन तो बाउंडेड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे, एनर्जी मतलब रेडिएशन दे इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप कर जाएगा इस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप कर जाएगा इस ऑर्बिट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी दो आप, ऐसा नहीं कोई भी एनर्जी दे दोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ जंप कर जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई भी एनर्जी दो और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा। उसको एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किसके बराबर होती है पता है, एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में तभी जंप करेगा जब आप उसको एग्जैक्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे। अगर आप उससे ज़्यादा दोगे तो भी जंप नहीं करेगा, उससे कम दोगे तो भी जंप नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करने के लिए। तो एनर्जी कैसे मिलती है, रेडिएशन के फॉर्म में। हम यहाँ पे रेडिएशन गिराएंगे, ठीक है, रेडिएशन देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या है, फोटोन है, ठीक है। रेडिएशन समझते हो ना, रेडिएशन लाइट का मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम पूरा, ये क्या है अपना फोटॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, या बोलो फोटॉन्स की एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर जाएगा इससे इस ऑर्बिट में। लेकिन तब जंप करेगा जब वही एनर्जी दोगे जो कि इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। उससे ज़्यादा दे दोगे तब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को n = 1 से लेके n = 3 जंप करना है, तो यहाँ पे इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालो। इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, n = 1 से लेके n = 3 तक, तो 13.6, ठीक है। कितना डिफरेंस होगा, देखो 10.2 + 1.9, तो कितना हो जाएगा, 10.2 + 1.9 हो जाएगा 12.1। तो इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है, 12.1। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को n = 1 से लेके n = 3 पे जंप कराना है ना, तो आपको एक्जैक्टली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। समझ रहे हो। अगर आप 10.2 दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, 11.2 दोगे तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। 11.2 दोगे कहीं नहीं जाएगा, 12.1 दोगे तो यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो। और इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल होता है n = 1 पे। अगर आप एनर्जी दोगे ना, जैसे आपने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ चला गया, लेकिन जैसे मतलब थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस एनर्जी रेडिएट करके, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया था उसको रेडिएट कर देगा और वापस आना चाहेगा इस ऑर्बिट के अंदर, वापस आना चाहेगा इस ऑर्बिट के अंदर। क्लियर है। तो ऐसे अलग अलग सेल्स होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को अगर आपको टोटली आज़ाद करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको जो है इस सेल से बाहर निकाल देना है, तो आपको बताओ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को टोटली इस सेल से बाहर निकाल देना है, मतलब समझ रहे हो। n = 4, देखो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चला जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन सेल से बाहर कब निकलेगा, हमारे पास कितनी एनर्जी है समझो। हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 Z²/n²। मतलब अगर n = 1 की बात करूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को सेल से बाहर निकालना मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास खुद भी कुछ एनर्जी हो। समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन को अगर कुछ एनर्जी दे रहे हो आप,
जैसे इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली आपने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो ना। ये क्या है, देखो हमको पता है इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव, मतलब उसकी एनर्जी नेगेटिव है। हम समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का टर्म, क्या समझते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron, amount of energy required to remove an electron from shell। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो जिस भी सेल से आपको इलेक्ट्रॉन को अगर आज़ाद करना है ना, तो उस सेल के बराबर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी नेगेटिव एनर्जी है, आप इसको E इक्वल टू जो है प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दोगे, तब क्या दोनों एनर्जी बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। अगर आप इससे थोड़ा कम वैल्यू दोगे, अगर इससे थोड़ा, जैसे कि मान लो आपने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जम कर जाएगा। ठीक है, आपने अगर 12.1 दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जम कर जाएगा। आपने थोड़ा और ज़्यादा दिया, देखो एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है। अगर सारे डिफरेंस इन्फिनिटी तक मेजर करोगे 13.6 के बराबर आएगा। देखो यहाँ पे 12.1 और देखोगे थोड़ा, मतलब थोड़ा बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो टोटल जो होता है 13.6। तो एक्जैक्टली आप 13.6 दे दोगे ना, तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन 12.1 दिया तो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 चला जाएगा। समझ रहे हो कहानी, कहने मतलब समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 1 में हो, देखो कंफ्यूज मत हो, इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 1 में हो और उसको आज़ाद करना है, तो हमको जितना एनर्जी है ना उसका पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 से अगर आज़ाद करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है, तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। n इक्वल टू 2 से बाहर निकालना है, तो जो है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो भी सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाए। क्लियर है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो जैसे एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये एनर्जी का डिफरेंस और भी कम होता जाएगा, और भी कम होता जाएगा। ठीक है, ये लाइन और पतली होती जाएगी और भी कम होता जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे n इक्वल टू 5 कर करके n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो माइनस, यहाँ पे n इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे 13.6 माइनस 3.4 माइनस में कम होता जा रहा है ना, तो एक्जैक्टली n इक्वल टू इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो 13.6 माइनस, देखो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 13.6, तो कितनी एनर्जी हमको चाहिए, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रॉन को टोटल आज़ाद करना हो, ये क्या है, n इक्वल टू इन्फिनिटी, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, या तो ऐसा बोलो n इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम न्यूक्लियस, सॉरी फ्रॉम एटम। ठीक है, इस तरह से समझ रहे हो। तो कभी आपको क्वेश्चन पूछें कि भाई व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आपको जितनी नेगेटिव एनर्जी, जितनी एनर्जी उस सेल में होगी उतनी ही आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। ये आपको क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन को अगर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांजिशन कराना है, तो जो भी एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जो भी एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी डिफरेंस के बराबर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको थोड़ा बहुत समझ पड़ा हो कोई बात नहीं, हम इसको जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत भी समझ पड़ा हो तो अच्छी बात है। हम अंदर से लेके बाहर जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, अंदर से लेके बाहर जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करती है। जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ पड़ेगा। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं कि समझ पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2 एटम, Li+2 एटम। अब बोलोगे Li+2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो बोर्स का एटम, बोर्स का जो मॉडल है वो सिंगल हाइड्रोजन स्पीसीज पे, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे अवेलेबल है, मतलब वैलिड है। तो Li+2 मतलब क्या है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिए। क्लियर है। तो Li+2 तो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक एनर्जी, तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी जो है पॉजिटिव होती है टोटल और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, प्लस 13.6 z² बाई n स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस 13.6 z कितनी वैल्यू है, थर्ड ऑर्बिट पूछा है ना, और लिथियम के लिए z क्या होता है 3, और थर्ड ऑर्बिट सर सेकंड लिख देता हूँ यहाँ पे तो इजी रहेगा। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट मतलब n = 2, जिसका आप सॉल्व पड़े। ठीक है, z और n की वैल्यू कैसे ली है मैंने, तो z की वैल्यू क्या होगी 9 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और ध्यान रखना आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। सॉल्व कर लो इसको, अप्रॉक्सीमेटली जो भी आपका आंसर है वो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ओके, और ये आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, चलो इसके रिलेटेड। फाइंड potential energy of electron, find potential energy of electron in the second excited state, second नहीं फिफ्थ लिख दो, चलो या तो ऐसे लिख दो, हाँ चलो सेकंड ही लिख दो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+2 आयन। ठीक है, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे आप, पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पहली बात तो नेगेटिव होता है और 2 टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो -2 टाइम्स ऑफ 13.6 z² बाई n स्क्वायर है ना। पहली बात तो नेगेटिव होता है और काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है, तो नेगेटिव लिख दिया हमने और काइनेटिक एनर्जी का डबल कर दिया। ऐसे याद रखोगे तो इजीली याद रह जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर तो नेगेटिव आने वाला इतना क्लियर है, तो ये हो जाएगा 27.2 इंटू क्या बोला, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला मतलब क्या है कि n = 3 की बात कर रहे हैं उन लोग, है ना। सेकंड एक्साइटेड, पहला तो होता है n = 1 ग्राउंड स्टेट, n = 2 जो होता है फर्स्ट एक्साइटेड, n = 3 सेकंड एक्साइटेड, और He+2 की बात की है मतलब क्या है कि z = हो जाएगा 2। ठीक है, तो z = हो जाएगा 2 मतलब 4 और n = 3 है तो डिवाइड बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आंसर जो है नेगेटिव आएगा। ठीक है, आपका आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। मेरा इसके अंदर कॉन्सेप्ट इतना समझाने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी का डबल आ रहा है, और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर एक्साइटेड स्टेट के मतलब आपको समझना है। ओके, और कौन सा फॉर्मूला किस में लगाना है, नेगेटिव आएगा और काइनेटिक एनर्जी का डबल है वो सब आपको समझना पड़ेगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। ओके, फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from first excited state of B+3 आयन। ठीक है, बेरिलियम लिया मैंने, B+3 लिखा है क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए स्पीसीज है, और आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी पे लिखते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू z² बाई n स्क्वायर, -13.6 इंटू z² बाई n स्क्वायर। अब बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 है, और बेरिलियम है मतलब z = 4 है, बेरिलियम है मतलब z = 4 है। तो पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। देखो आंसर नेगेटिव में आएगा, उसी नेगेटिव वैल्यू को उतने पॉजिटिव वैल्यू से हम कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा अपना आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हो, तो हो जाएगा -13.6, z की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन n = 2 4, तो ये हो जाएगा 4। मतलब ये किसकी वैल्यू आ रहा है, 6 4 24, 2 बचा 13 4 52 54, -54.4 आ रहा है, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपनी टोटल एनर्जी आई -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ना, तो ये अपनी टोटल एनर्जी आ गई -54.4 किसके लिए, बेरिलियम के लिए। पहले हम जो कर रहे थे वो मतलब कि वो हाइड्रोजन के लिए था, जो मैंने टेबल बनाया था ना वो हाइड्रोजन के लिए था, क्या -15.4। तो अपने को आयनाइजेशन एनर्जी निकालना हो तो क्या करेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, जो भी जिसकी नेगेटिव वैल्यू उसकी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साइन में सब बहुत मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, क्वेश्चन में आपको टोटल एनर्जी पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, कैसे याद रखोगे। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है,
पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ये बात क्लियर है। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी पूछे ना तो आप तो टोटल एनर्जी निकाल लेना, उसका नेगेटिव कर देना, समझ रहे हो। देखो माइनस आया तो उसका प्लस कर देना, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि जिस सेल के अंदर, जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री करने के लिए टोटल कितनी एनर्जी चाहिए। क्लियर है, तो ये बात आप नोट कर लो। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे चलो लिखते हैं वो बात को। अब आप बात को लिखते हैं कि मैंने एनर्जी डिफरेंस की बात की थी ना, तो वो क्या किया था उसको हम लिखते हैं पहले। अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं हमने क्या बोला था, वो एनर्जी डिफरेंस की बात की थी ना कि भाई इलेक्ट्रॉन तभी जंप करेगा तो एग्जैक्ट एनर्जी डिफरेंस जितना वैल्यू दोगे आप। तो उसको यहाँ पे लिखो कि एन इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ऑर्बिट, एन इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ऑर्बिट में ऑब्जॉर्ब रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन बोल दो या तो फोटोन बोल दो, में ऑब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। देखो सब एनर्जी का रेडिएशन ऑब्जॉर्ब नहीं करता वो, तो पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करना, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब किसी फिक्स्ड अमाउंट, जैसे कि डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ऑर्बिट में ऑब्जॉर्व रेडिएशन, फोटोन ऑफ रेडिएशन मतलब समझ रहे हो, फोटोन जिसका मतलब कुछ होता है पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी, रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी एंड में एक्साइट। देखो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में है, तो अगर लोअर एनर्जी से हायर में जा रहा है मतलब क्या है कि वो एक्साइट हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको अनस्टेबल बन रहा है, समझो एक्साइट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन एक्साइट, ऐसे लिख दो, एनर्जी एन, क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ऑर्बिट में ऑब्जर्व रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी एंड एक्साइट्स एंड इट में जंप to higher energy level, whose energy, okay, higher energy level and the energy of radiation, the energy of photon, रेडिएशन बोल दो, फोटोन बोल दो, is equal to energy difference between the two orbits, energy difference between two orbits, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट। मतलब हमारा जो डेल्टा ई की वैल्यू आ रही है, डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई है एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब कितनी एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को दें, ठीक है। लेकिन एनर्जी है किसकी, एनर्जी है रेडिएशन की, एनर्जी है रेडिएशन की, फोटोन की, समझ रहे हो। बाहर से एनर्जी कहाँ से दे रहे हो आप, रेडिएशन से एनर्जी दे रहे हो ना। तो डेल्टा ई इक्वल टू ई ऑफ N2 सेल, ई ऑफ N2 माइनस ऑफ ई ऑफ N1, ई ऑफ N2 माइनस ऑफ ई ऑफ N1। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये N इक्वल टू 1, ये N इक्वल टू 2, ये N इक्वल टू 3। जैसे वहाँ पर N इक्वल टू 1 गया, N इक्वल टू 2 गया, N इक्वल टू 3। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और उसको जंप कराना है N इक्वल टू 3 पर, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसको जंप कराना है N इक्वल टू 3 पर, तो हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी, यहाँ पे क्या है N इक्वल टू 3 माइनस N, जो इस सेल की एनर्जी है माइनस जो इस सेल की एनर्जी है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे 3 to 1, तो E ऑफ N3 माइनस E ऑफ N1, E ऑफ N3 माइनस E ऑफ N1। और डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन तो आप जानते ही हो क्या होता है उसकी वैल्यू, hc/λ। एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू क्या होती है, hc/λ। क्लियर है ना। तो एग्जैक्टली एनर्जी डिफरेंस देखो, hc/λ एग्जैक्टली एनर्जी डिफरेंस के बराबर आप जो है उसको एनर्जी दोगे तो उसकी सत्ता पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अगर उससे कम दोगे, ज़्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, उसको फिक्स वैल्यू चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं चलेगा। इसलिए हम जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हमको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ क्यों मिलता है, क्योंकि अगर एनर्जी फिक्स हो गई, देखो फिक्स्ड एनर्जी मिल गई तो उसके हिसाब से फिक्स्ड वेवलेंथ मिलेगा। इसलिए हमको जो है मतलब कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम देखने मिलता है, जो कि रुदरफोर्ड एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो कि मतलब कि बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन वो सबके लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं रिलेट करते हैं कि जो इनका मॉडल है ना वो बाकी सब एलिमेंट भी वैलिड होता है,
उनके बारे में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसको हम एक्स में पढ़ेंगे हम मोसेली का मतलब कि उन्होंने जो स्पेक्ट्रम दिखाया था उसको हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे मतलब ऑलमोस्ट 90 to 95% जो बोर्स ने मॉडल दिया वो सारे एलिमेंट के लिए वैलिड होता है। जो हायर एनर्जी वाले मतलब कि जो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से ज़्यादा वाले एनर्जी वाले भी होते हैं ना, देखो बोर्स का एटम किस पे वैलिड है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे, लेकिन जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले होते हैं उस पर भी वैलिड होता है बोर्स का इलेक्ट्रॉन मतलब बोर्स का मॉडल। इन्होंने क्या है कि मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन इसलिए बताया क्योंकि उसको डिराइव करना वगैरह ईजी होता है, समझ रहे हो, लेकिन हायर वाले में भी वैलिड होता है। थोड़े बहुत डिफरेंस आते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे एक्स रेज चैप्टर के अंदर। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है आपको। N3 इक्वल टू E ऑफ N1। देखो इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं, ये तो समझ गए। अब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में भी आ सकता है। देखो समझते हैं हम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट की जगह एनर्जी लेवल लिख दो, एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन इन द हायर एनर्जी लेवल में। देखो अब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब क्या है देखो समझते हैं। देखो हमने क्या किया, लोअर से हायर में देने के लिए उसको एनर्जी दिया हमने, लोअर में हायर जाने के लिए हमको एनर्जी दिया, लेकिन अगर हायर से लोअर में जाएगा वो तो एनर्जी क्या करेगा, बाहर लिबरेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा। ठीक है, ये प्लस ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। अब जैसे n इक्वल टू 3 पे इलेक्ट्रॉन है, ये तो अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ, इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ, उसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करके यहाँ पे आएगा, एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक है, तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा ना उसकी भी वैल्यू यही सेम होगी, डेल्टा ई की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन रेडिएशन। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन इन द हायर एनर्जी लेवल में, देखो इसको आप फिर से लिख लेना। ठीक है, में एमिट, में रेडिएट, या बोलो एमिट रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी एंड डी एक्साइट। अब हायर से लोअर में जा रहा है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, डी एक्साइट हो रहा है। क्या बोल रहे हैं उसको, डी एक्साइट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है वो, तो डी एक्साइट हो रहा है। एंड में जंप टू लोअर एनर्जी, एंड में जंप टू लोअर एनर्जी। ठीक है, हायर से कहाँ जा रहा है, लोअर एनर्जी पे। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, या बोलो टू एनर्जी लेवल, ऑर्बिट की लिख दो एनर्जी लेवल। क्लियर है ना, तो इसके बारे में डिटेल में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में इतना बेसिक्स आपको रिक्वायर्ड है। आपके आज के लेक्चर में इतना बेसिक्स आपको रिक्वायर्ड है। क्लियर है, अब एनर्जी तो आपको निकालने आता है भाई। E इक्वल टू N3 में एनर्जी क्या होगी, -13.6 इंटू Z² अपॉन N3 का स्क्वायर। क्लियर है, माइनस ऑफ, देखो माइनस है और माइनस के ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस 13.6 इंटू Z² अपॉन N2 का स्क्वायर, है ना। उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो ना कि भाई अगर वेवलेंथ पूछा तो आप जो इसकी वैल्यू निकाल के उसके ऊपर hc/λ से कंपेयर करके वेवलेंथ निकाल सकते हो। कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेन आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप Z और N की वैल्यू दे दी, उसके हिसाब से ये मिल जाएगा, और H और C की वैल्यू आपको पता होती है, उसके हिसाब से वेवलेंथ निकाल लोगे। ओके, क्लियर है ना ये सब बात। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चाह रहा हूँ। देखो इसके आगे की जो स्टडी है ना हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे की स्टडी है एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाली, एनर्जी डिफरेंस के आगे की स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक इतना ही रिक्वायर्ड है। अभी हम समझते हैं बोर्स का लिमिटेशन, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन, मतलब कि प्रूफ नहीं, हाँ प्रूव दैट, या तो ऐसे बोलो कि द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड बाय बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलो। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ पता है, जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है ना वो बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से ही प्रूव हो सकता है। देखो हमने, अगर आपको याद हो कि मतलब कि डुअल नेचर और रेडिएशन एंड मैटर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वेव नेचर दिखाता है। इलेक्ट्रॉन क्या दिखाता है, वेव नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है डायफ्रेक्शन वगैरह कॉन्सेप्ट दिखाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है डायफ्रेक्शन वगैरह कॉन्सेप्ट दिखाता है, और इलेक्ट्रॉन जो वेव नेचर दिखाता है उसका वेवलेंथ भी हमने निकाला है।
ठीक है, हमने वेवलेंथ क्या निकाला है उसका, इलेक्ट्रॉन के जो लेमड़ा होता है h/mv, हमने वेवलेंथ निकाला है h/p करके। ठीक है, ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक्चुअली जो मेरी बात सुनो, जो बोर साहब, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको एक बार ध्यान सुनो। जो बोर साहब थे उन्होंने क्या माना पता है, कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। उन्होंने क्या माना था, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के बारे में उनको पता नहीं था। उन्होंने जितने भी स्टडी किए, देखो उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मतलब वेलोसिटी बताया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन का रेडियस बताया, एनर्जी बताया। तो उन्होंने रेडियस और वेलोसिटी दोनों साथ में बता दिया। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसके अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ठीक है, लेकिन इन्होंने पोजीशन बता दिया, मोमेंटम बता दिया। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इन्होंने पार्टिकल मान के चला है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है कि वेव नेचर भी दिखाता है, इलेक्ट्रॉन क्या वेव नेचर भी दिखाता है। लेकिन ये तो देखो बोर साहब ये प्रूव नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में हमने जब आगे की स्टडी की, देखो ये हुए 100 साल हो गए, 100 साल के ऊपर हो गए हैं। लेकिन बाद में हमने जब आगे इसको रिलेट किया ना, तो हमको पता चला कि जो बोर साहब ने जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल दिया था, क्या दिया था उन्होंने, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज h/2π। याद हो ना आपको, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोस ऑर्बिट हुज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, है ना। ये हमारा बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π है। आपके मन में से क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा ही क्यों, इसी ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करेगा भाई। एग्जैक्टली जिसका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर हो, इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करेगा, या बोलो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों है। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई एक की एनर्जी आ रही -13.6, एक की एनर्जी आ रही -3.4, तो इसके बीच की एनर्जी पॉसिबल क्यों नहीं है। इसकी आप बोलोगे मैंने फॉर्मूला से निकाला n²/z² करके, लॉजिकली सोचो इसके बीच की एनर्जी पॉसिबल क्यों नहीं है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एग्जैक्टली कुछ पर्टिकुलर एनर्जी वाले ऑर्बिट में क्यों स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन कुछ एग्जैक्टली पर्टिकुलर ऑर्बिट वाले एनर्जी में क्यों स्टेबल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए ना। तो उसको समझ के हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी समझ सकते हैं। ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे बोलो कि द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन can also be explained by Bohr's quantization condition, Bohr's quantization condition। अभी समझाता हूँ कैसे, Bohr's quantization condition अभी सब समझाऊंगा आपको। पहले आप समझो तो खरी, आपको समझा क्या रहा हूँ मैं, नहीं तो यही नहीं समझ पड़ेगा मैं समझा क्या रहा हूँ, तो समझोगे कैसे आप। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है वो भी समझा सकते हैं हम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से। कैसे समझाते हैं अभी, और स्टेबिलिटी भी हम समझ सकते हैं। कैसे समझते हैं, देखो ध्यान से समझो। हमारे पास क्या है, mvr = nh/2π। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कैसे प्रूव होता है हम समझते हैं। मेरे पास मान लो यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। देखो आपने स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, स्टेशनरी वेव्स। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, आपने क्या पढ़ा होगा, स्टेशनरी। थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको समझने से पहले। स्टेशनरी वेव्स आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। आपको थोड़ी बहुत बात पता होनी चाहिए कि जो स्टेशनरी वेव होता है ना, ये कोई भी एनर्जी रेडिएशन नहीं करता। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब क्या है कि स्टेशनरी वेव्स do not dissipate any energy, मतलब उसके अंदर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं होता। देखो स्टेबिलिटी को हम स्टेबिलिटी को हम समझ रहे हैं और वेव नेचर को समझेंगे, दोनों बात साथ में समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत करना। स्टेशनरी वेव डू नॉट डेसिपेट एनी एनर्जी, जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेशनरी वेव्स डू नॉट डेसिपेट एनी एनर्जी, मतलब जो स्टेशनरी वेव्स होते हैं ना, क्लास 11 में पढ़ते हैं, इस तरह से बनता है। आपको याद हो तो यहाँ पे इस तरह से दो मानते हैं और यहाँ पे इस तरह से बनता है स्टेशनरी वेव्स। एक तो ये होता है इस तरह से। ठीक है, स्टेशनरी वेव बनते हैं। या आपको 3 बनाना हो तो 3 बना सकते हैं, हम अलग अलग बना सकते हैं।
ठीक है। इस तरह से स्टेशनरी वेव बनते हैं, 3-4 बना सकते हैं अलग अलग अपने हिसाब से, एक बना सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, स्टेशनरी वेव के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई एनर्जी को लॉस नहीं होता। एनर्जी को लॉस इसलिए नहीं होता बिकॉज दो वेव से बनता है, एक वेव और दूसरी वेव की एनर्जी इक्वल एंड अपोजिट होती है। मतलब ऐसा बोलो कि दो वेव्स होती है ना, दोनों की एनर्जी इक्वल होती है और इक्वल एंड अपोजिट होती है, इसलिए वो कैंसिल आउट करके कोई भी एनर्जी को लॉस इसके अंदर नहीं होता। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता इसके बारे में, लेकिन इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब देखो ये बात लिखते हैं, एक बात समझते हैं कि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं। थोड़ा अलग से बना देता हूँ, ये मेरा न्यूक्लियस है और मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं। अब बोर साहब ने तो इलेक्ट्रॉन को क्या माना है, बोर साहब ने माना है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन हम इसको वेव नेचर समझेंगे। हम क्या समझेंगे इसको, वेव नेचर से। देखो ये बात जो है बोर साहब नहीं समझा पाए थे, पहले बता दे रहा हूँ आपको, ये सब बोर साहब नहीं समझा पा रहे, इसको तो हमने आगे समझा ऐसे कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर कैसे दिखाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब समझो। अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में स्टेबल क्यों है, इसी ऑर्बिट में इसलिए स्टेबल होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर ड्रॉ करें ना, देखो इस तरह से ड्रॉ करता हूँ मैं, देखो मैंने यहाँ पे मतलब एक सर्कल में मैंने स्टेशनरी वेव ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है, इस तरह से स्टेशनरी वेव ड्रॉ करने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। ये क्या है मेरा स्टेशनरी वेव्स। अब मेरी क्वेश्चन ये है कि स्टेशनरी वेव बनेगा कब, ये स्टेशनरी वेव तब बनेगा जब यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ है ना, देखो ये वेवलेंथ, ये क्या है इसका वेवलेंथ है ना, इस पॉइंट से एक नोड से स्टार्ट करते हुए देखो यहाँ से एक लेके यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो गया ना, ये एक वेव कंप्लीट हो गया ना, समझ रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गया अपना वेवलेंथ लैम्बडा। तो ये लैम्बडा देखो तभी बनेगा, मतलब कि स्टेशनरी वेव तभी बनेगा। देखो आधा अधूरा नहीं बनना चाहिए, पूरा पूरा, ठीक है, पूरा पूरा, ऐसे पूरा पूरा, ऐसे नहीं 3 बन गया चौथा रह गया, ठीक है, या ऐसा नहीं कि मतलब आधा बन गया आधा रह गया, ठीक है। तो इसी ऑर्बिट में स्टेबल क्यों है, बिकॉज ये जो वेवलेंथ है ना, देखो वेवलेंथ, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होना चाहिए। ये जो वेवलेंथ है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होना चाहिए। जैसे 1 हो गया, ये अपना 2 हो गया, यहाँ पे मैंने जैसे बनाया उसके हिसाब से, तो यहाँ पे इस देखो ये अपना 2 हो गया, ठीक है, यहाँ तक, ओके। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया, ये अपना हो गया 3, ये अपना हो जाएगा एक और लैम्बडा, और ये अपना हो जाएगा चौथा वाला लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4 बार इस तरह से आया, ठीक है, 4 बार इस तरह से आया। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पूरा सरकमफरेंस है ना, देखो समझो, यहाँ पे लिखो, देखो लिखो, द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली in those orbit whose circumference, लिखो, whose circumference is equal to integral multiple of lambda, integral multiple of lambda। मतलब इसका अगर मान लो इसका रेडियस r है, मान लो इसका रेडियस अगर r हो, तो इसका पूरा सरकमफरेंस कितना होगा, पूरा सरकमफरेंस होगा 2πr, और 2πr इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। देखो पूरा स्टेशनरी वेव तभी बनेगा, सुनो मेरी बात, ये पूरा स्टेशनरी वेव तभी बनेगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो एटम का सरकमफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर सोचो यहाँ पे 3 लैम्बडा बन गया, चौथा वाला आधा रह गया, तब तो बनेगा ही नहीं स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव जो होते हैं ना, वो एक भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल है, मतलब समझ रहे हो कि 13.6 पे इलेक्ट्रॉन क्यों रह रहा था, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से स्टेशनरी वेव बन रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो। 3.4 पे इलेक्ट्रॉन क्यों रह रहा था, क्योंकि वहाँ पे स्टेशनरी वेव बन रहे थे। और बाकी सब में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे लैम्बडा की मतलब कुछ पॉइंट वाली वैल्यू आती होगी, 3.5, 3.7, 3.8, तो उस समय क्या है कि स्टेशनरी वेव बनेगा ही नहीं। तो स्टेशनरी वेव बनेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या बोलते हैं, स्टेबल रहेगा ही नहीं। इसलिए बोर्स के क्वांटाइजेशन कंडीशन से इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात कर रहे हैं। देखो पहली बात तो वेव बन रहा है, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात देखो वेव तो बन गया, और दूसरी बात वेव बन गया और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा आ रहा है, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी की बात भी कर दे रहे हैं हम भाई। इंटीग्रल देखो यहाँ पे अब हमको पता है कि लैम्बडा की वैल्यू क्या है, h/mv। तो यहाँ से देखो ध्यान से कि 2πr इक्वल टू n इंटू लैम्बडा की वैल्यू क्या है, h/mv, h/mv। तो इसको देखो ध्यान से करो तो mvr इक्वल टू nh/2π आ गया,
mvr इक्वल टू NH/2 मैं समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेव मान के चले ना तो भी अपना बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन आ जाता है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को वेव मान के चले तो भी अपना बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन आ जाता है। इससे क्या प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और इससे ये भी प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्यों स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन देखो n=1 में क्या होगा, एक वेव बन रहे होगा, ठीक है। n=2 पे 2 इस तरह से बन रहा होगा स्टेशनरी वेव, n=3 पे 3 बन रहा होगा। जैसे अलग अलग बना के दिखाऊं आपको, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा ना, n=3 की बात कर रहा हूँ, जैसे n=3 की बात करता हूँ, n=3 तो 3 बन रहा होगा, ठीक है। इस तरह से मान लो पॉजिटिव है, मतलब समझ रहे हो, इस तरह से 3 बन रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आप अच्छे से बनाना, समझ रहे होगे, मतलब इस तरह से 3 बन रहा होगा स्टेशनरी वेव, ओके। मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ये लैम्बडा आ गया, एक हमारा ये लैम्बडा आ गया, और एक हमारा ये लैम्बडा आ गया, ठीक है। n=3 के लिए इस तरह से बना, इसी हिसाब से n=2 के लिए, n=4 के लिए अलग अलग के लिए आप बना सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हमने प्रूव कर दिया बोर्स के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से, लेकिन ये बात बोर साहब नहीं प्रूव कर पाए थे। लेकिन बाद में हमने रिलेट किया कि बोर साहब का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कि कैसे हमने उससे रिलेट कर लिया आगे के कॉन्सेप्ट्स। मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, पार्टिकल नेचर दोनों एक्सप्लेन हो रहा था, समझ रहे हो, और स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन हो गई थी, कैसे इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, कि बिकॉज जो स्टेशनरी वेव बन रहा है मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्टेबल है, और दूसरे किसी भी ऑर्बिट में रैंडम लैम्बडा की वैल्यू क्या पॉइंट में आ रही थी, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्टेबल नहीं होता, ओके। तो इसको यहाँ से अब रफ करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े इलेक्ट्रॉन की लिमिटेशन, हम जो है बोर साहब की लिमिटेशन पढ़ लेते हैं, ओके। उनका लिमिटेशन थोड़ा आसान है, उसको समझ लेते हैं हम। ये बात तो समझ गए ना, कैसे हम स्टेबिलिटी समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं कि लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल मतलब कहाँ कहाँ वैल्यू नहीं था, वो क्या लिमिटेशंस आ गए उनके, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी हम समझ लेते हैं बोर्स मॉडल का लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन क्या है कि इट इज ओनली वैलिड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब जैसे कि H प्लस हो गया, सॉरी H हो गया, He प्लस, Li2 प्लस, Be+3, ऐसे आगे एक्सेट्रा, ओके। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं मतलब क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आइसोटोप्स मतलब उसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। H11, H12 है ना, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उसके अंदर हम देख सकते हैं इस तरह से, ओके। फिर दूसरा बात क्या हो गया इसके अंदर कि इट इज ओनली वैलिड फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओके। देन सेकेंड पॉइंट, द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, या तो ऐसे लिख दो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ऐसे लिख दो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, the spectrum of atom for multi electron species, for multi electron species, ठीक है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया कि स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, क्योंकि इनका जो मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। आगे जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लिए एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में देखो हम देखेंगे वैलिड होता है, लेकिन ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ना, तो इनके लिमिटेशन में आ जाता है। तीसरा क्या, तीसरा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, क्योंकि ये पार्टिकल मान रहे थे ना, ही कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल, ही कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। वो तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे थे, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे ये बात आ जाती है। अब चौथा पॉइंट लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने जो है, देखो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना, इन्होंने क्या कर दिया, ही डिफाइंड, he calculated the position मतलब क्या, रेडियस। ठीक है, he calculated position मतलब क्या कि रेडियस, पोजीशन मतलब रेडियस, समझ जाता हूँ। ठीक है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम कैसे मिलेगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो पता ही है हमको, m इंटू वी वेलोसिटी कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, इन्होंने पोजीशन और मोमेंटम दोनों डिफाइन कर दिया, जो कि विच वायलेट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, समझ रहे हो। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम दोनों बता दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। मतलब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन करना इम्पॉसिबल। इसको आगे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं, ये पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट। ये फोर्थ पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूं कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्होंने क्या बोला था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बारे में, क्या बोला था, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ a microscopic मूविंग पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन भी माइक्रोस्कोपिक है, मूविंग पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली, समझ रहे हो। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी फाइंड किया है, इलेक्ट्रॉन का, देखो इन्होंने क्या पोजीशन और मोमेंटम कैसे फाइंड किया है, समझ रहे हो। रेडियस फाइंड कर लिया भाई कि 0.53 n²/z। इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये मतलब कि इस रेडियस के अंदर है, और वेलोसिटी भी फाइंड कर दी। वेलोसिटी क्या आई थी, c/137 z/n। मतलब वेलोसिटी मिल जाएगी तो हमको उससे पर्टिकुलरली क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। मतलब मोमेंटम और रेडियस दोनों इन्होंने एक साथ डिफाइन कर दिया। लेकिन हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से कि एक साथ दोनों आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने एक ही, मतलब इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है और क्या कितनी वेलोसिटी है, दोनों एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। दोनों में से कोई एक चीज डिटरमाइन कर सकते हो आप, या तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ढूंढ लो आप, या तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अलग अलग करके आप ढूंढ सकते हो, लेकिन एक साथ दोनों आप नहीं डिटरमाइन कर सकते कि भाई एक ही मतलब कि एक ही फ्रेम ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रॉन कौन से पोजीशन पे है और कौन सी वेलोसिटी है, दोनों आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के चला है, इन्होंने दोनों डिफाइन कर दिया था, जो कि वायलेट करता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आपको पता हो आगे, अभी हमको पता है, अगर हम देखें आजकल के टाइम की स्टडी देखें अगर, ठीक है, अगर आजकल के टाइम की स्टडी देखें, नाउ यहाँ पे लिख दो, एक बॉक्स करके लिख दो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। नाउ वी नो दैट it is not possible, ठीक है, ऐसा बोलो। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन
लिव्स इन अ प्रोबेबिलिटी रीजन, इलेक्ट्रॉन लिव्स इन अ प्रोबेबिलिटी रीजन। समझाता हूँ आपको। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने ऑर्बिटल्स पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में आपके इस तरह से पी ऑर्बिटल, मतलब ठीक है, एस ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल्स पढ़े होंगे। तो उसके अंदर जैसे पी ऑर्बिटल ड्रॉ करूं तो इस तरह से पी ऑर्बिटल आता था, अगर आपको याद हो तो, इस तरह से। ठीक है, तो ये सब एक्चुअली होते क्या थे, अगर आपने उसमें डिटेल स्टडी किया होगा केमिस्ट्री के अंदर, तो ये सब जो ऑर्बिटल होते थे, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, तो ये सब एक्जैक्टली होते क्या थे, ये सब इलेक्ट्रॉन के स्पेस दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये जो दिखा रहा है ना पी ऑर्बिटल, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के चांसेस इतने जगह में हैं। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज़्यादा कहाँ हैं। तो ये जो इस तरह होते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। और हम याद हो, हम नोड ड्रॉ करते थे इस तरह से, नोड, ये क्या था अपना नोडल रीजन, मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, हमको पता है। ठीक है, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन डिफाइन कर सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी रीजन, कि भाई इलेक्ट्रॉन हाँ इतने रीजन के अंदर से इतने रीजन के अंदर होगा, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ होगा उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली कहाँ होगा उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री के अंदर इस तरह से ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं ना, तो उसका यही लॉजिक होता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रोबेबिलिटी रीजन के अंदर हो सकता है, वही होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स। एग्जैक्टली पोजीशन इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट कहाँ है वो हम नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन वो बोर्स मॉडल ने डिफाइन कर दिया, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मतलब वायलेट करता है, इसलिए जो है ये बोर्स आपके लिमिटेशन के अंदर आ जाता है। तो बस आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, फिर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।